नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। देश में इस समय चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर और आज हम इसी विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। अब तक इसमें क्या क्या हुआ, क्या कहना है इसमें राजनीतिक नेताओं का। इनका पता नहीं कौन सा कायद वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। अगर शेरों का लश्कर उसका सरदार गीदड़ हो तो वो नहीं लड़ सकते, वो जंगे हार लेते हैं। जब आपका वजीर आजम, जब आपका लीडर बुज़दिल हो, वो मोदी का नाम ना ले सके, उसको आप क्या पैगाम दे रहे बॉर्डर पे लड़ने वाले जवान को। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि इस वक्त जो हालात हैं हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। ख़ासकर जो बॉर्डर्स पे हालात हैं, जिस तरह से बॉर्डर्स के लोग जहां दोनों तरफ से बच्चे हों, औरतें हों, बुज़ुर्ग हों, एक तो घर से बेघर हो रहे हैं लोग और कई हमारे जो लोग हैं जाँ बहक हुए हैं, जिसमें बच्चे शामिल हैं, जिसमें औरतें शामिल हैं। और इस वक्त मैं समझती हूँ कि ज़रूरत है रेस्ट्रेंट की, इमीडिएटली अर्जेंटली रेस्ट्रेंट होना चाहिए और डी एस्केलेशन की ज़रूरत है। और अकल दोनों, मुझे लगता है दोनों मुल्कों के जो सरबराह हैं उनको इस वक्त सोच समझ के संजीदगी से ये जो इस वक्त हालात हैं इनको डी एस्केलेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से जो मासूम इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं और वो सिविलियंस हैं हमारे जो बॉर्डर के, जो जम्मू कश्मीर के हैं, उन्होंने ये जंग शुरू नहीं की, उनकी जंग ये मर्जी से हो नहीं रही है, पर उसके बावजूद वो बहुत बड़ी कीमत अदा कर रहे हैं इस वक्त। मतलब दिल दहल जाता है। सिंदूर है, ये श्रद्धांजलि है उनके लिए कि जिनकी मांगे उजड़ गई। पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले पे हमला किया जा रहा है, जिस पर भारत ने अभी उनकी तमाम सारी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। आज हमने तमाम पूरे भारत के 5.5 लाख मस्जिदों से जुमे के दिन नमाज के वक्त में तमाम आतंकवाद के विरुद्ध और पाकिस्तान के विरुद्ध में नमाज के बाद नमाजों के वक्त में उसका ऐलान किया जाएगा। हम सबको, पूरे भारत के हर भारतीय को एकजुट होकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर, देश के साथ मिलकर इस आतंकवाद की लड़ाई में शामिल होना है। तो सुना आपने क्या कहना है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोगों का, और निश्चित तौर पे पूरे देश भर के लोगों की निगाहें जो है इस समय टीवी स्क्रीन पर बनी हुई है कि आखिर क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कैसे पाकिस्तान के तमाम जितने भी वहाँ पे फायरिंग या कुछ कर रहे हैं उसको गिराने में भारत सफल होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब भारत भी बोल रहा है बहुत हो गया, और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 गेस्ट जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं, लंबे समय से ये तमाम चीज़ों को देखता है। हमारे साथ रुपेंद्र कुमार साहू जी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर हैं इंडियन नेवी के। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अनिरुद्ध जी, मैं आप ही के पास जाना चाहूँगा, क्योंकि आप लंबे समय से तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। जिस तरह से जो पाकिस्तान के जो सांसद हैं वो गिड़गिड़ा भी रहे हैं, रो भी रहे हैं और भीख भी मांग रहे हैं कि हमको बख्श दो, लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान जिस तरह से कायराना हरकत कर रहा है, पीठ पीछे जो है फायरिंग कर रहा है, सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, लगातार कल ड्रोन यहाँ पर भारत में गिरा रहा है। क्या लग रहा है पाकिस्तान के इसको लेकर कंफ्यूज है कि वहाँ के जो सांसद बोल रहे हैं ये क्या है? ये दोहरा चरित्र तो कहीं नहीं है पाकिस्तान का। जी अनिरुद्ध जी। देखिए कुलेश्वर जी, आप ही के चैनल पे मैं अभी कुछ देर पहले जो है कश्मीर की नेत्री महबूबा मुफ्ती की मैं जो है उनका वर्षन देख रहा था।
उनने एक लाइन बोली कि दोनों तरफ के लोगों को संजीदगी से सोचना चाहिए। मोहतरमा, मेरा तो ये कहना है कि यहाँ पे संजीदगी से तो हमारे हमेशा से सोचा जाता रहा, पाकिस्तान में कब से संजीदगी से सोचा गया। और महबूबा मुफ्ती जी ने यह भी कहा कि ये सब घटनाओं को देख के दिल दहल जाता है पहलगाम की। और मेरा तो ये मानना है कि जहाँ तक के बाल्यावस्था से ही जो है कश्मीर के हालात को जो है महबूबा मुफ्ती जी देखती आ रही होंगी कि क्या हालात रहे। ये निश्चित रूप से ये है कि बहुत। और दूसरी बात और जो है, महबूबा मुफ्ती जी की भी बात को मैंने सुना, और अभी चैनल में मैंने जो है मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, उनका भी मैं देख रहा था। जनजाति शिल्प ग्राम महोत्सव में वो हिस्सा ले रहे थे, और दूसरे रविंद्र भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने जैसा कहा कि ये बदलते युग का भारत है, ये बदलते युग का भारत है। तो महबूबा जी, ये बदलते युग का भारत है, तभी तो कश्मीर से धारा 370 हटी और जो है हालात जो है सामान्य होते चले गए। पर्यटक आने शुरू हुए थे और इतना बड़ा हादसा हो गया। जहाँ तक के पाकिस्तान की बात है, और वहाँ पे जो है भी पाकिस्तान की संसद का एक दृश्य जो है अभी हमने अभी देखा आपके चैनल में, तो हालात तो निश्चित रूप से पाकिस्तान के बहुत ख़राब हैं। जो देश कर्ज में दबा है, जिसका एक सूत्री कार्यक्रम जो है भारत का विरोध करना रहा, और आम तौर पे तो ये भी माना जाता है कि पाकिस्तान में भी कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है जिंदा तब रह सकती है जब भारत विरोधी उसके सुर हों। तो ये सब चीज़ों पे अगर कहीं बहुत गंभीरता से और संजीदगी से सोचते हुए भारत सरकार ने जो कदम उठाया है, बड़ा कदम, तो जहाँ तक कि मैं नहीं समझता कि ये रुकने वाला है। और इस कदम की जो हो सकता है कि दो परिणति हो, या तो कुछ हिस्सा जो है बरसों से सोचकर आ रहे हैं कि ये जो भारत में आ जाए, हो सकता है वो आ जाए, और ऐसा ना हो कि कश्मीर के एक और टुकड़े होने की स्थिति यहाँ पे निर्मित हो जाए। जी रुपेन जी, अगर हम आपकी बात करें तो आप इंडियन नेवी के ऑफिसर भी रह चुके हैं, लंबे समय से तमाम चीज़ों को देखे होंगे, ऐसे जो सेना जब इस तरह के मिशन में निकलती है। आप अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर को एक सैन्य रणनीति के तौर पे कैसे देखते हैं? बिल्कुल सैन्य रणनीति है। और रही बात है जो ऑपरेशन सिंदूर है, इसको स्टार्ट करने का जो रीज़न था कि कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो कायराना हरकत थी जो 22 तारीख को किया था, आज उनका पूरा न्याय मिल रहा है। और कहीं न कहीं जो पाकिस्तान की कायराना हरकत थी कि निहत्थे, और जो वहाँ पे पर्यटक है उन पे आप निहत्थे लोगों पे आप गोली चला के उनको मारोगे तो कहीं न कहीं संदेश आपको न्याय मिलेगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर है वो न्याय का एक हिस्सा है। इसमें हमारी तीनों सेना, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों लगी हुई है, उसका इंतकाम जरूर लेके रहेगी। अनिरुद्ध जी, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरह से वहाँ के जो सांसद है वो अपने ही प्रधानमंत्री को बुज़दिल कह रहे हैं। कुछ सांसद जो है भारत से भीख मांग रहे हैं कि हमको बख्श दो। और एक चीज़ और देखने को मिला कि आतंकवादियों को जब भारत ने मार गिराया, तो आतंकवादियों को जब जो कार्रवाई यहाँ पर की जा रही थी, तो वहाँ पे कुछ सेना के जवान भी उनके जो है शामिल थे, उनके जो शव यात्रा में। साथ ही जो पाकिस्तान का प्रतीक है, झंडा है, उनको भी उससे लपेटे गए। तो क्या ये माना जाए कि वाकई में पाकिस्तान जो है वो आतंकी को पनाह देता है, और लंबे समय से जो भारत के खिलाफ तमाम साजिशें हो रही है, वो कहीं ना कहीं उसमें पाकिस्तान पूर्ण रूप से उस साजिश में शामिल है? देखिए, सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पाकिस्तान, ये पाकिस्तान दोगला पाकिस्तान है, और इसकी तो पूरे विश्व में छवि खराब है। कौन सा देश है जो आज उसके साथ खड़े नजर आ रहा है, आप ये देख लीजिए कुलेश्वर जी। और बात जो है पाकिस्तान की और जो आतंकी की फैक्ट्री, ये वो है कि जब यहाँ पे मुंबई हमला हुआ था और जब कसाब पकड़ा गया, इतने हमलावरों में एक कसाब जो है जिंदा पकड़ा गया था, और कसाब का पता खोज लिया गया था। और कुछ मीडिया वाले तो पाकिस्तान में उनके घर भी गए, उनके पिता से, परिवार वालों से बातचीत किए, सब कुछ हो गया। और कुछ सालों तक जो है कसाब जो है भारत की जेल में रहा और फांसी दे दी गई, और पकड़े जाने से लेके फांसी दिए जाने तक, और आज तारीख तक भी जो है पाकिस्तान मानता ही नहीं कि कसाब उनका था। कसाब तो उनका था। पूरे विश्व में मीडिया ने इस बात को जो है ले जाके बताया। बात जो है आपका सवाल कि वहाँ पे जो है पता लगा कि वहाँ पे जो है आतंकी का जो है शव, जो ताबूत जो है उस पर वहाँ पे जो है उस देश का ध्वज लिपटा हुआ है जी। और दूसरी बात, वहाँ पे जो सलामी देने के लिए वहाँ के जो जवान खड़े हैं, वहाँ पे सेना के लोग खड़े हैं, और मतलब उसमें जो है वहाँ पे जो मरने वालों में उस व्यक्ति का नाम है कि जो
पता लगा कि वहाँ कंधार मामले में था और भी मामलों में था। तो बहुत ये जो है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जो है वहाँ पे रही है। और कुल मिला के प्रश्न चिन्ह, मतलब जब वो आतंकी को वहाँ पे सैल्यूट मार रहे थे और तो पूरी दुनिया देख रही थी। तो ये तो पाकिस्तान का दोगला चरित्र है, ये तो जो है पाकिस्तान का आचरण रहा है। और आज जो है कंगाल हो चुका है वो देश। आप देख लिए, जहाँ खाने के लाले पड़ रहे हैं, कर्ज की बदौलत जो जिंदा है, और जो मतलब है कि वहाँ चाइना के हथियार लिए वो उसके काम नहीं आ रहे हैं। तो सब तरफ से जो है पाकिस्तान जो है पस्त हो चुका है। और मैं नहीं समझता कि अब ये जो है कुल मिला के भारत के पास इससे अच्छा समय नहीं है। मतलब कोई बड़ा डिसीजन ले भारत, तो कम से कम जो है मतलब इतना तगड़ा भारत की ओर से जवाब होना चाहिए कि सालों साल जो है उस पाकिस्तान की जुबान से आवाज तक ना निकले। बिल्कुल रुपेन जी, कितना तैयारी करना पड़ता है एक सेना को जब इस तरह के हालात बनते हैं? क्योंकि हम देखें कि हालांकि पहलगाम हमला हुआ उसके बाद लगातार हम देखें कि देश में जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सेनाओं के अफसरों के साथ चर्चा कर रहे थे, बैठकों का दौर जारी था। हालांकि 14 से 15 दिन लगा, लेकिन एक ठोस रणनीति के साथ जो है भारत ने अपना जो रिजल्ट है वो दिखाया और पाकिस्तान पर जो है ताबड़तोड़ हमला किया। तो इसके लिए क्या वाकई में एक ठोस रणनीति की जरूरत पड़ती है? कितना तैयारी करना पड़ता है एक सेना को? बिल्कुल सही, ठोस रणनीति बहुत ज़रूरी होती है। बता दूं कि सेना हमेशा तैयार रहती है, तीनों सेना। लेकिन क्या होता है कि जो अभी पहलगाम वाला घटना हुआ उसमें हमारा एक ही लक्ष्य था कि वहाँ के जो सैनिक या सिविलियन हैं उनको क्षति न पहुँचे। जिन आतंकवादियों ने हमारे ऊपर यहाँ पे इस कार्य पहलगाम की घटना को अंजाम दिया, हम केवल उन्हीं को ही टारगेट लेना चाहते थे। तो इसके लिए एक ठोस रणनीति वो बनाना बहुत जरूरी होता है। और कहीं ना कहीं पहलगाम घटना के बाद वो आतंकी छुप गए थे, काफ़ी 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर के अंदर ये लोग कहीं चले गए थे। और उनको ढूंढना इतना आसान नहीं होता है, समय लगता है। क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी बुजुर्ग, बच्चे या कोई ऐसा जो है जो इस रणनीति में काम नहीं आ रहे उनको नुकसान ना हो। तो ठोस रणनीति बनाया गया, समय लगता है। और इस मामले में तीनों सेना का एक जॉइंट एडवेंचर रहा। हमारे जो सीडीएस थे वो भी पूरा इस रणनीति को पूरा बारीकी से नज़र बनाए हुए रखे हुए थे। रुपेन जी, क्या ये जो भारत ने जो लगातार ये कार्रवाई की है उससे क्या लगता है पाकिस्तान का सेना जो है हिल गया है, कुछ समझ नहीं पा रहा कि क्या करना चाहिए? क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कल जिस तरह से देर रात उन्होंने ड्रोन हमला किया, कई तरह के गोला बारूद फेंके, तो इससे कहीं ना कहीं क्या उनकी कमर टूटी है? क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कई बार पाकिस्तान के द्वारा आतंकवादियों के द्वारा जो है भारत में हमला किया, लेकिन भारत जो है बहुत शालीनता, बहुत नरमी से बार बार उनको मोहलत दिया है। लेकिन शायद पाकिस्तान ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा कार्रवाई जो है भारत के द्वारा किया जा सकता है। तो ऐसे में वहां के हालात कैसे होंगे? और आप क्योंकि इंडियन नेवी में रहे हैं तो क्या भाप पा रहे हैं आप? बिल्कुल सही, संयम आज का स्टेटमेंट था इंडियन एयरफोर्स का कि हमें संयम के साथ काम करना है। और कहीं न कहीं इंडियन है वो हमेशा संयम के साथ काम करते हैं। बता दूं कि जो वहाँ की अभी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, आर्थिक और सैन्य दोनों हिला हुआ है। और आज तो पता चला कि उनकी जो शेयर मार्केट है वो भी अब कगार पे है कि कहीं क्रैश ना हो जाए। और ये जो रणनीति जो बनाया गया था, तो वहाँ की जो सरकार है कोशिश ये कर रही है कि दिखावा कर रही है कि हम नहीं हिले हुए हैं। लेकिन वहाँ की जनता और पूरा विश्व सबको पता चल गया है कि वो आर्थिक रूप से भी कंगाल हो चुका है, भीख मांगने की नौबत आ चुका है। और सैन्य ठिकानों का तो उनके नुकसान हो ही रहे हैं, जिनके कारण उनको क्षति ऐसा पहुंच रहा है कि सुबह से ही वो भीख मांगने के कगार पे आ चुके हैं। बिल्कुल अनिरुद्ध जी, लगातार चीन भी भारत को आग दिखाता है, पाकिस्तान भी लगातार आग दिखाते आया है, लेकिन भारत क्योंकि एकता का प्रतीक है और बहुत सरलता से और शांति से जवाब देते हैं। ये जो भारत के द्वारा और सेना के तमाम जवानों के द्वारा जो कार्रवाई की गई, क्या लगता है पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए एक सबक होगा ये? देखिए क्या है कि अभी के मुद्दे में जो है चाइना अलग है, लेकिन चाइना की नज़र तो बिल्कुल इस पे होगी। कारण है कि पाकिस्तान के ऊपर जो है माना जाता है कि चाइना का हाथ रहा जी। और भारत और चाइना के संबंध आज भी जो है बहुत अच्छे नहीं हैं। मतलब जब से खराब हुए 60 के दशक में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, तो कभी जो है सुधरते दिखाई नहीं दिए। और चाइना क्यों चाहेगा कि भारत जो है मजबूत शक्ति बने। और आज विश्व में जो है भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था है। और इस लड़ाई में, और लड़ाई तो नहीं कह सकते, इस जो है क्या कहना चाहिए, कंपटीशन में आज देखें तो चाइना भी शामिल है। तो ये यूं ही नहीं हो जाती सारी चीज़ें,
इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है कि मतलब ये कि अगर कि पाकिस्तान कर रहा है तो क्या जो है उसको और कोई पड़ोसी देश की उकसाने की भूमिका रही। लेकिन आप उठा के देख लीजिए जी, भारत में पेशेंस बहुत रहा, धैर्य बहुत रहा। पहला जब उधर से जब आक्रमण हुआ तो पूर्व प्रधानमंत्री, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। और आप और एक चीज़ गौर करिए कि जो है गोवा आज जो है हमारा बहुत बड़ा देश का जो है पर्यटन स्थल है, वो कभी पुर्तगालियों के कब्जे में था। और 60 के दशक में जब इंडियन सेना ने वहाँ पे धावा बोली तो भारत का हिस्सा बना। हम हर चीज़ में सक्षम हैं, लेकिन हमारा चरित्र वैसा नहीं है, हमारी संस्कृति वैसी नहीं रही है। तो यही जो है समझने में भूल हो जाती है पाकिस्तान जैसे देशों से। और ये अब भूल जो है और ये गलती अब बांग्लादेश की तरफ से भी हो रही है। लेकिन विक्की जी देखिए, मैंने एक अनुकूल समय बोला तो उस पर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। मौके थे, बीच में बहुत सारी गड़बड़ियां आंतरिक तौर पे भी हुई, जिसका शायद जो है तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह खराब चल रही थी कि जिस पे जो है मतलब कुछ नियंत्रण नहीं पाया जा सका। जी, बात जब हम करें 90 के दशक में, जब वहाँ पे कश्मीरी पंडित जो है कश्मीर से भगाए गए, बिल्कुल, हत्याएं हो रही थी और वहाँ पे महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा था, तब यहाँ खिचड़ी सरकार थी भारत देश में। और उस व्यवस्था को लेकर आज भी प्रश्न उठता है। मैं बहुत कौन थे, क्या थे, कौन नेता थे, क्या हुआ, मैं इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। मुंबई जो हमला हुआ तो उस समय जो है शायद माकूल जवाब पाकिस्तान को दिया जा सकता था, बिल्कुल, जो कि शायद नहीं दे पाया। तो मुझे याद है, क्योंकि उसको मैंने भी जो घंटों देखा था मैंने, तो हर कसमसाहट जो है हर भारतीय के मन में थी जो अपने देश से प्यार करता है। और एक प्रश्न उठा कि एक अदना सा देश हमको आंख दिखा देता है और एक अदना सा देश जो है वहाँ के लोग जो है समुद्र के रास्ते से जो घुस आते हैं और इस तरह आतंक मचा देते हैं, ऐसा जो है कठोर जवाब हमारी तरफ से क्यों नहीं होता। लेकिन आज वो समय आ गया है और मैं फिर यही दोहराऊंगा कि ये अनुकूल अवसर है, बिल्कुल माकूल परिस्थितियां हैं। और अगर कहीं कोई बड़ा निर्णय लेने की, अगर कहीं जो है बड़ा निर्णय लेने का कहीं केंद्र के स्तर पे सोच विचार चल रहा हो तो बिल्कुल वो कदम उठाया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसी परिस्थितियां शायद शब्द हटा लेता हूं मैं, ऐसी परिस्थितियां जल्द नहीं आती, बहुत बरसों लगता है ऐसा समय आने में। बिल्कुल। रुपेन जी, क्या ये समय आप सही मानते हैं कि अब हमारे सेना के जवानों को निश्चित तौर पर पाकिस्तान को पूरा खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि एक बार नहीं, कई बार जब से भारत और पाकिस्तान अलग हुआ तब से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के कायराना हरकत बार बार भारत में हुए, टारगेट बनाते हैं, चाहे वो पर्यटक स्थल हो, चाहे वो आम नागरिक हो। हालांकि हमारे जो जवानों ने जो कार्रवाई की है उसमें पाकिस्तान के कोई भी नागरिक को कोई भी क्षति नहीं पहुंची, अभी तक की जो रिपोर्ट बताती है। तो आखिर पाकिस्तान ऐसा क्यों करता है और हमारे जवान इतना संयम से जो काम कर रहे हैं, आगे क्या देखते हैं आपकी, किस तरह से और कार्रवाई चल सकती है? अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सर ने जो बताया, मुंबई अटैक का जो जिक्र किया, बताना चाहूँगा कि मैं उसी टाइम मुंबई में ही था, पोस्टिंग था मेरा। और जब ये घटना हुआ तो दहशत इतना था कि समझ नहीं आ रहा था कि किधर से गोली आ रही है, क्या हो रहा है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। उस टाइम मैं ड्यूटी पे था, हम बिल्कुल जहाँ ताज होटल से मात्र 300 मीटर की दूरी पे हमारा जहाज़ था और हम उसी में पोस्टिंग थे। तो हमें तो सबसे पहला आर्डर था कि हम जिस जगह पे हमें उनको प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। जब कुछ घंटों के बाद पता चला कि गोलीबारी हो रही है, मुंबई CST स्टेशन पे गोलियां चल रही है, कसाब पकड़ा गया, तो ये सब चीज़ कार्रवाई जब चला तो कहीं ना कहीं ये जो आज जो घटना हो रही है, यदि यही घटना उस टाइम यदि हो जा रहा था तो शायद आज का जो दिन है जो हम अभी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर, शायद इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। और कैसे देखते हैं अब जो इस तरह से लगातार बैठकें चल रही है दिल्ली में, लगातार अमित शाह बैठक ले रहे हैं, राजनाथ सिंह अभी कुछ देर पहले बैठक लिए हैं, PM मोदी लगातार नजर बना के रखे हैं, हमारे फोर्स का अगला टारगेट क्या हो सकता है? क्योंकि हमने देखा कल पाकिस्तान ने जैसलमेर हो, तमाम जो सटे हुए जो राज्य है वहां पर जो है कार्रवाई की, तो हमारी अब रणनीति क्या हो सकती है आगे? सबसे पहले तो जो घटना हुआ था तो हमारा मेन पहला टारगेट था कि हमें उन आतंकियों को मार गिराना था जो पहलगाम वाले घटना को अंजाम दिए थे। लेकिन अभी जो कायरतापूर्ण अभी ड्रोन हमले और अभी एयर स्ट्राइक के ड्रोन से किए हैं, तो हमें पहले से ही रणनीति बना चुके हैं और हमारे S-400 जो है वो ऑलरेडी हम पहले ही टारगेट फिक्स करके रख चुके हैं। यदि कोई हमारे पास एयर डिफेंस करता है तो हमारे एयर डिफेंस उनको पूरी तरह से नष्ट कर चुके हैं। तीनों सेना, जैसे अभी तक का रोल है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स 100% पूरा लगा हुआ है कि इस चुनौती को सामना करने के लिए।
अब एक पार्ट है अभी जो बचा हुआ है वो है इंडियन नेवी का। वो 22 तारीख का जो घटना हुआ था उसके बाद पहला एक्शन यही हो गया था कि आईएनएस विक्रांत को समुद्र मतलब अरब सागर में पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया था गया था, और साथ में आईएनएस विक्रांत के साथ साथ आईएनएस सूरत और मिसाइल बोट और जो माइन स्वीपर होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट के लिए पूरा अरेबियन सी में भेज दिए थे। और अभी रिसेंटली ही क्या हुआ, डीआरडीओ से निर्मित एक माइन स्वीप होता है जो पानी के अंदर रख दिया जाता है, जैसे ही यदि कोई बाहरी देश से यदि आता है तो ऑटोमेटिक ब्लास्ट हो जाता है, उसको भी लगा दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इंडिया हमारे जो बॉर्डर एरिया है उसको सील कर दिया गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें हमारे जो देश के जो जवान हैं, बूढ़े हैं जो बॉर्डर से लगे हुए हैं, उनकी भी रक्षा करना एक जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारे देश के जो बॉर्डर है काफ़ी लंबा है और उनका प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं देश की जिम्मेदारी भी है। देखिए, बिल्कुल लोगों की सुरक्षा करना तो जिम्मेदारी है। अनुज जी, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह तमाम सेना के जवानों से लगातार बैठकें कर रहे हैं, विपक्ष भी एक साथ है, पूरा देश एकजुट हो गया, आज जय हिंद की गूंज भी, और सभी यही कह रहे हैं कि अब बहुत हुआ, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए। अब आप कैसे देखते हैं अनुरुद्ध जी कि आगे की रणनीति क्या हो सकती है? क्योंकि देखिए, पाकिस्तान तो अपने कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा है, लगातार फायरिंग कर रहा है, और खास बात यह कि सिविलियन को ज़्यादा निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अब भारत को क्या करना चाहिए, हमारे जवान सेना के जवानों को क्या करना चाहिए इसमें? देखिए कुलेश्वर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि सब कुछ बदला जा सकता है लेकिन पड़ोसी को तो नहीं बदल सकते जी। मतलब वहाँ से तो हटा के कहीं और जगह ले जाके नहीं रख सकते। इसमें बहुत बड़ा जो है मर्म छिपा हुआ है। और वही अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी तरफ से जो है बहुत व्यापक पहल, सराहनीय पहल हुई थी। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। अटल जी जो है यहाँ से पाकिस्तान गए थे और उन दोनों में वार्ता हुई थी, कुछ समझौते भी हुए थे। जो रुकी हुई रेलगाड़ी वो तो चलना शुरू हो ही गई थी, बस सेवा शुरू हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों को एक नया मुकाम मिलेगा, एक नई ऊंचाई मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन दुर्भाग्य रहा है पाकिस्तान का जो हमसे अलग हुआ, मतलब वहाँ पे जो है सरकारों का कोई रोल नहीं रहता। मतलब इंडिया से बहुत अलग राजनीतिक कल्चर है वहाँ पे। वहाँ तो जो सेना प्रमुख जो है बहुत हावी होता है। उस समय तत्कालीन सेना प्रमुख थे परवेज मुशर्रफ, और जो है वार्ता हुई नवाज शरीफ जी की और अटल जी की, उनको रास नहीं आई। बिल्कुल। कारगिल हमला हो गया, और कारगिल हमला मतलब इतनी विषम परिस्थितियों में हुआ था कि मतलब वो जो कारगिल ऊपर पहाड़ पे वहाँ पे पाकिस्तानी लोग मौजूद थे और जो है नीचे से जो है हमारे जवानों को ऊपर जाके लड़ना था दुर्गम पहाड़ों में, तो भी लड़ाई हुई और हम वो लड़ाई जीते। तो जो है एक प्रयोग जो वार्ता का, बातचीत का तो बहुत पहले ही फेल हो चुका है, जो अटल जी के समय में हुआ था और जो नवाज शरीफ के समय में हुआ था। और इस बात को मोदी जी और अमित शाह जी अच्छे से जान रहे हैं। वो जान रहे हैं कि यहाँ पे सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला है। बिल्कुल। और कुल मिलाकर तो यह है कि मतलब सीधी क्या, वहां तो घी पे हाथ ही नहीं रख रहे थे वहां पे। लेकिन जिस तरह से पहलगाम पे जो है हमला हुआ, तो आज जो है भारत सरकार जो है ऐसी कार्यवाही करने के लिए मजबूर हो गई। और मेरा तो ये भी मानना है कि जो अन्य जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो विपक्ष में, उसमें मतलब यह कि कुछ बाल की खाल निकालने का काम ना करे, किंतु परंतु और तरह तरह की चीज़ों पे ना जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का बहुत दौर है। और कुल मिला के इस समय जो एक ही लक्ष्य होना चाहिए और एक ही सोच होनी चाहिए कि जो बिगड़े हुए पाकिस्तान को कैसे सीधा किया जाए। बिल्कुल। रुपेंद्र जी, जब भी कोई पाकिस्तान के द्वारा हमला होता है, आतंकी हमला करते हैं भारत में, तो पाकिस्तान हमेशा हाथ खड़े कर देता है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारे मुल्क से कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन जब पाकिस्तान के कुछ आतंकी मारे गए, उसमें तमाम जो पाकिस्तानी सेना उनके जवान वहाँ पे दिखे, सलामी देते हुए नजर आए, तो क्या ये माना जाए कि भारत की जवाबी कार्रवाई से अब पाकिस्तान डरेगा झूठ बोलने से? वो पाकिस्तान का हमेशा से दोहरा चरित्र रहा है और कायर तो है ही। और रही बात है जो अभी उनको पूरा, उनके जितने भी आतंकी मरे हैं उनको पूरा सैन्य की तरफ से उनको बुके भेजा गया, उनको सैल्यूट दिया गया। वहाँ के जो हमारे यहाँ जैसे तिरंगा होता है वैसे वहाँ का जो उनका जो ध्वज है उनके थ्रू उनको पूरा शहीद का दर्जा दिया गया है। तो ये उनका दोहरा चरित्र है कि दिखाने के लिए कि इंडिया ने हमारे देश के नागरिक और जो हमारे वहाँ के हैं उनको शहीद दिखा रहा है। तो कहीं न कहीं वो दुनिया का नज़र खींचना चाहता है कि इंडिया ने हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हमला किया है। तो ये दिखाने की कोशिश वो कर रहा है, कायरतापूर्ण है, दोहरा चरित्र तो पूरा दुनिया जानती है और इसमें वो बहुत माहिर भी है।
अनिरुद्ध जी, इस मिशन से भारत की पूरे विश्व भर में क्या मजबूती और अच्छी बनेगी? क्योंकि भारत को हमेशा शांत प्रदेश कहा जाता है। अगर हम अमेरिका की बात करें, चीन की बात करें या अन्य प्रांतों की बात करें, अब उनकी नज़र में भारत का वैल्यू क्या और बढ़ जाएगा? क्योंकि ये कार्रवाई छोटी मोटी नहीं है, पूरे विश्व भर में इसकी चर्चा हो रही। देखिए क्या है, भारत की वैल्यू, निश्चित रूप से भारत की वैल्यू जो है बढ़ ही रही है। और मैं पाकिस्तान की बात करूं तो क्या है कि महिलाओं को बिल्कुल दोयम दर्जे का माना जाता है। बिल्कुल, मतलब वहाँ तो जो है जातिगत समीकरण भी इतने बिगड़े हुए हैं वहाँ पे कि जो पाकिस्तान की जो पंजाबी आर्मी है, पंजाबी आर्मी जो है वहाँ पे पठान, बलूच और सिंधी को दोयम दर्जे का मानती है। बिल्कुल, मतलब वहाँ पे खुद लोग बटे हुए हैं। महिलाएं जो है वहाँ पे, महिलाओं को किस कदर जो है वहाँ नियम कानूनों से बांध कर रखा गया है, ये किसी से छिपा नहीं है जी। और यही कारण है कि जो 6 मई की रात को जो ऑपरेशन सिंदूर चला, तो उस बात को जो है मीडिया के सामने रखने के लिए जो है कर्नल सोफिया कुरैशी जी सामने आई, विंग कमांडर व्योमिका सिंह जी सामने आई। ये एक बहुत बड़ा संदेश है कि भारत पाकिस्तान की तरह नहीं है और भारत जो है महिलाओं का सम्मान करना चाहता है। और भारत की वो भारत नहीं रहा जो पर्दे पे रहा करता था, वो भारत की महिलाएं बहुत आगे जा चुकी है। बिल्कुल। और उसमें भी जो है कर्नल सोफिया कुरैशी जी, इनके मतलब खानदान में और भी लोग जो मिलिट्री में रहते आए, तो कुल मिला के जो भारत जो है दुनिया को मैसेज दे रहा है कि हम सुनहरे कल की ओर बढ़ रहे हैं। हम जो है ऐसे पाकिस्तानी, ऐसे जो है क्या कहना चाहिए कि जिसका कोई अपना चरित्र ना हो, बिल्कुल, दोगला चरित्र वाला जो देश, जिसका कोई स्वाभिमान ना हो, जिसकी कोई सोच नहीं हो, जिसके पास कोई विजन नहीं हो, तो अगर कहीं ऐसे देश का अगर कहीं ये जो है चरित्र अगर कहीं इस हमले के माध्यम से जैसे सामने रखा जाना चाहिए, तो भारत उसमें कहीं कोई कसर बाकी नहीं रख रहा है। और वहाँ पे जो आतंकी को सलामी ठोक रहे हैं वहाँ के मिलिट्री वाले, तो उससे ये भी पता चल जाता है कि मतलब वहाँ पे आतंक की जो फैक्ट्री कहा करते थे ना, वर्ल्ड, बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवादियों की फैक्ट्री है, वो कुल मिला के स्पष्ट हो गया कि वहाँ पे क्या है। और दूसरी बात ये भी है कि मतलब बहावलपुर में जैश के जिस मुख्यालय को जमींदोज किया गया, बहावलपुर में जैश के जिस मुख्यालय को जमींदोज किया गया, नोटबंदी जो हुई थी देश में, उसके पहले मतलब ये जो जाली नोट का जो कारोबार वहां से हुआ करता था, ये गोपनीय रिपोर्ट जो है भारत आया करती थी। मतलब हर तरीके से भारत को चौपट करने में पाकिस्तान कोई कसर बाकी नहीं रख रहा था। मतलब हमला तो ही है, जाली नोट, ड्रग्स जो है वहां पे आ रहे हैं। आप वो देख लीजिए, उड़ता पंजाब फिल्म देख लीजिए, तो उसमें जो शुरुआती सीन है कि मतलब वो सीमा के पार से जो दोनों हाथ घुमा के एक ऊंचे कद का आदमी जो है पूरा जो है पूरे ताकत के साथ जो है वहां से ड्रग्स फेंक रहा है, तो सीमा पार जो है ड्रग्स जो है भारत में आके गिर रहा है। वो केवल सिनेमाई दृश्य नहीं था, वो पाकिस्तान की सच्चाई है। तो हर तरह से भारत की कमर तोड़ने पे अगर कहीं कोई लग जाए तो फिर उसकी तो गर्दन तोड़ के रख देनी चाहिए। जी रुपेन जी, अंतिम सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि ऐसे समय में सेना को कितनी तैयारी करनी पड़ती है जब पड़ोसी राज्य से इस तरह के हमले होते हैं, और अब जो लगातार पाकिस्तान देर रात से हमला कर रहा है, तो टारगेटेड चुनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है सेना को? टारगेट चुनने का जो रहता है समय लगता है, क्योंकि एक्यूरेसी हमारे पास जितने भी मिसाइल सिस्टम है वो काफ़ी बहुत ही एक्यूरेटी है और सबसे अच्छी चीज़ है स्वदेशी निर्मित भी है। कुछ जैसे है जो हमारे दोस्त हैं, जैसे रसिया है, उनकी एक मेड से है ब्रह्मोस मिसाइल, जो अपने रसिया से हम लोग और इंडिया मिलके दोनों ने बनाई है। और उस मिसाइल की ताकत मैं बताऊं कि मात्र 1 मीटर की एकदम सटीक निशाना जाता है। तो लेकिन क्या होता है कि हमें यदि कहीं टारगेट लेना है तो आजकल तीनों चीज़, ड्रोन सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम, और वहाँ पे हमारे जो और कोई रहते हैं मुखबिर जो रहते हैं, हमें उनके माध्यम से पूरा एक्यूरेसी तैयार करना पड़ता है। बिल्कुल, उसके लिए तो तैयारी तो बहुत ज़्यादा जरूरी रहती है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि कैजुअलिटी कहीं और बाहरी वृद्ध हो या बच्चों हो या महिलाओं का ना हो, क्योंकि जो टारगेट है केवल हमें आतंकवादी के ही निपटना है, किसी और दूसरे को नहीं टारगेट रखना है। तो देखिए, एक तरफ जंग का ऐलान हो गया तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान भीख भी मांग रहा है रहमत का और चुपके से फायरिंग भी कर रहा है। फिलहाल हमारा देश तैयार है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और लगातार जवाब दे भी रहा है। पाकिस्तान को अब भी समझ जाना चाहिए कि भारत का मुकाबला वो नहीं कर सकता और अपने कदम पीछे हटा देना चाहिए। फिलहाल हमारा भारत तैयार है, हमारे जवान तैयार है, हमारी सेना तैयार है। अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है।
पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया और वो जवाब हमारी सेना लगातार दे रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ रुपेंद्र साहू जी, अनिरुद्ध दुबे जी जुड़े हुए थे, दोनों का धन्यवाद। तो चलिए अब और भी अन्य खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। धन्यवाद।